अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुश आमदीद। क्या मुल्क में बड़ी आइनी और इंतजामी तब्दीलियों की तैयारियां हो रही हैं? कुछ डेवलपमेंट्स इस हवाले से बड़ी अहमियत के हामिल हैं। गुज़िश्ता रोज़ वफाकी हुकूमत ने नए NFC अवार्ड के लिए 11वां कौमी मालियाती कमीशन तश्कील दे दिया। वजारत खजाना ने इस हवाले से एक नोटिफिकेशन जारी किया। यह मामला कुछ अरसे से ताखीर का शिकार था, जिस पर हुकूमती इत्तेहादी जमात पीपल्स पार्टी भी एतराज कर रही थी। गुज़िश्ता दिनों भी चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल अवार्ड जारी करने का मुतालबा किया था। साथ ही साथ खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत भी वसाइल की तकसीम के हवाले से वफाकी हुकूमत से मुतालबा करती आई है कि वादों के मुताबिक जो है वो खासतौर पर जो जमशुदा अजला है उनके हवाले से जो वादे थे वो भी पूरे किए जाए और वसाइल फराहम किए जाए। लेकिन इसके साथ साथ एक अहम मामला वफाक और सूबों के दरमियान जो वसाइल की तकसीम का फार्मूला है उस हवाले से भी है कि क्या यह फार्मूला विफाक पर कहीं बोझ तो नहीं बढ़ा रहा। और विफाकी हुकूमत ये गिला करती आई है कि जो तकसीम का मौजूदा निज़ाम है ये मुनसिफाना नहीं है, जिसमें सूबों पर कोई जिम्मेदारी नहीं और वसाइल का एक बड़ा हिस्सा उन्हें चला जाता है। अब देखना यह है कि ये जो कमीशन बनाया गया है क्या सूबों के माबैन वसाइल की फिर से तकसीम हो सकेगी या नहीं। विफाक और सूबों के दरमियान जो वसाइल की शेयरिंग का फार्मूला है क्या उसको रिव्यू किया जा सकता है या नहीं, और इसका तयन जो है वो इसी NFC कमीशन को करना है। लेकिन इसके साथ साथ जो इंतजामी तब्दीलियां हैं मुल्क में उनकी भी बात हो रही है। आज मुत्तहदा कौमी मूवमेंट ने भी पाकिस्तान में जो है वो नए सूबों के क्याम का जो है वो उसकी हिमायत का जो है वो ऐलान कर दिया उस मुतालबे की। इससे पहले इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जो है वो भी नए सूबों के क्याम का मुतालबा कर चुकी है। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी अमूर अनस सनाउल्लाह ने अलबत्ता कहा है कि वफाकी हुकूमत 27वीं तरमीम और मुल्क में नए सूबों के क्याम के हवाले से मुकम्मल गैर संजीदा है। इससे पहले भी गुज़िश्ता दिनों नायब सदर और नायब वज़ीर आज़म माफ़ कीजिएगा नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार भी ये कह चुके हैं कि मुल्क बखूबी चल रहा है, इसलिए 27वीं आईनी तरमीम की जो है वो जरूरत नहीं है। अब ये जो दोनों मामलात हैं और खासतौर पर जो NFC अवार्ड का मामला है तो बात होगी। नवीद कमर साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, साबिक वजीर खजाना और तजारत, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं। उनसे इस हवाले से बात करते हैं। नवीद कमर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नवीद कमर साहब सबसे पहले तो किस तरह से देखते हैं अब ये जो नेशनल फाइनेंस कमीशन का जो है वो नोटिफिकेशन हुआ है, फिर मुतालबात हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से भी और खैबर पख्तूनख्वा की जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है वो भी इस हवाले से बात कर रही है। आपको लगता है वाकई वक्त आ गया है कि इसको फार्मूले को या इस जो अवार्ड है उसको रिव्यू किया जा सकता है? देखो रहमान, पहली चीज तो ये है कि ये इशू तो सेटल हो चुका है 18th अमेंडमेंट के टाइम पे कि जो भी आइंदा की अरेंजमेंट्स हों, लेकिन जो 10th अवार्ड था लास्ट बिफोर द 18th अमेंडमेंट उससे सूबों की ओवरऑल जो क्वांटम है वो कम नहीं हो सकता। अच्छा, आपस में वो रद्दबदल हो सकता है, लेकिन मतलब ये नहीं हो सकता कि वफाक का शेयर बढ़ जाए और सूबों का कम हो जाए। वो NFC के पास ना अख्तियार है ना ही ये इस किस्म की चीज वहां हो सकती है। हाँ, अलबत्ता जो बाकी चेंजेस आए हैं सूबों की बाउंड्रीज आगे पीछे, जैसे KP और फाटा का मर्जर हुआ तो उसके बाद आपने देखा कि वो वहां की पॉपुलेशन चेंज होगी, तो दैट वुड अफेक्ट थिंग्स। या उसके अलावा भी और भी कुछ जो सेंसस वगैरह के बाद चीजें हुई हैं तो उसका इफेक्ट तो जरूर आएगा। प्लस अगर फॉर्मूला चेंज होता है अमंग्स प्रोविंसेस कि कितनी परसेंटेज जो है पॉपुलेशन को मिलेगी और कितनी परसेंटेज बाकी फैक्टर्स को मिलेगी, कि बैकवर्डनेस को या रिवर्स इन डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन को या कलेक्शन को, मतलब देयर सो मेनी फैक्टर्स जो के आ सकते हैं। लेकिन ये नहीं हो सकता जब तक कि कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किसी पॉइंट पे आए कि वफाक को अब ज्यादा पैसे मिलने शुरू होंगे और सूबों को कम मिलेंगे। राइट। और सूबों के दरमियान जो सूबों के माबैन वसाइल की तकसीम है उस हवाले से भी आपको लगता है चीजों को देखने की जरूरत है, क्योंकि 2010-11 के बाद से बड़े हालात बदल गए हैं?
देखिए 2010 से लेके और अभी तक जो भी अवार्ड्स हुए हैं वो सिर्फ एक्सटेंशन 2010 की हुई है। उसमें कुछ चेंजेस जरूर हैं ऑन ग्राउंड, जैसे मैंने कहा कि एक बहुत बड़ा चेंज है जो मर्जर है फाटा का। सो उस लिहाज से केपी की जो ओवरऑल पोजीशन है वो बेहतर होगी उस लिहाज से। अब जैसे उनको उस वक्त पे वॉर ऑन टेरर के हिसाब से एक एडिशनल फंडिंग मिलती थी, आया वो कंटिन्यू करती है या नहीं इन लाइट ऑफ द न्यू एडजस्टमेंट, वो देखने की बात होगी, वो उनकी आपस में निगोशिएशन होगी। इसी तरह से जो स्पेशल स्टेटस है बलूचिस्तान वाला, हो सकता है कि वो अंडर रिव्यू आए, कि बलूचिस्तान की प्रोटेक्शन मिली हुई है कि जो जितनी भी जो कलेक्शन होगी टैक्सेस की, क्योंकि ये टैक्सेस की डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला है, तो उसमें जो शॉर्टफॉल होगा उसका इफेक्ट बलूचिस्तान को नहीं आएगा। ये एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट कंसेशन था उस स्टेज पे बलूचिस्तान के लिए। अच्छा, तो एनीथिंग कैन कम ऑन द टेबल नेगोशिएट होने के लिए, लेकिन ये सारी चीजें अंडर कंसिडरेशन जरूर। ठीक है, राइट। लेकिन नवीद कमर साहब, जो बड़ा इशू है वो तो विफाक और सूबों के दरमियान वसाइल की तकसीम का है। इस पर बहस भी बहुत है, एतराजात भी बहुत हैं। आपके ख्याल में, और कहीं ना कहीं ये जिक्र जरूर होता है कि विफाक पर शायद बोझ बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, तो आपको लगता है ये गुजरे सालों में और ये जब से ये हमने देखा है, ये इसी तरह से जो है वो विफाक पर बोझ जो है वो बढ़ गया है इस अवार्ड के नतीजे में? देखिए, पहली चीज तो ये वफाक का बोझ कहाँ बढ़ रहा है, ये देखने वाली चीज है ना। वफाक का बोझ बढ़ रहा है उनके जो कर्जों का हुजूम है और उसकी डेट सर्विसिंग जो है, सबसे ज्यादा प्रेशर जो वफाक के बजट पे आता है वो वहां का है। ना तो पीएसडीपी को इतना खास बढ़ रहा है, ना टू बी ऑनेस्ट सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा इतना कोई ज्यादा बढ़ रहा है। तो बढ़ रहा है तो प्राइमरीली डेट सर्विसिंग का, या अब एक नया फैक्टर जो सामने आ रहा है बार बार, वो आ रहा है जो पेंशन्स का है, क्योंकि पेंशन रिफॉर्म्स नहीं हुए। इस वजह से जो फिस्कल स्पेस है वो लिया है कि पेंशन्स को जो है पहले से ही किसी तरह से उसके लिए फंडिंग शुरू की जाए और कंट्रीब्यूटरी हो वगैरह वगैरह, बजाय इसके कि बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो उसमें जाए। एक जमाने में ये इतना बड़ा नहीं होता था और डेट सर्विसिंग के बाद डिफेंस होता था, फिर सिविल एक्सपेंडिचर होता था। अब रिफॉर्म, अब ये पेंशन खुद नंबर 2 पे आ चुका है तकरीबन। सो इस सारी चीज को एग्जामिन करने की जरूरत है। तो ये नहीं है कि सूबों से जी हेल्थ और एजुकेशन और इस किस्म के सोशल वेलफेयर को जो है छीन लिया जाए ताकि वफाक के पास पैसा हो, बल्कि हर एक को अपने अपने बजट्स को देखना पड़ेगा कि उसमें किस तरह से आप जो है वो स्पेस निकालते हैं, किस बहुत रेवेन्यू साइड पे भी, क्योंकि रेवेन्यू जनरेशन भी होनी है, और वफाक में तो अब क्योंकि काफी सारे ऐसे टैक्सेस हैं जो कि उसूली तौर पे आते हैं डिविजिबल पूल में, लेकिन मसलन जैसे पेट्रोलियम लेवी है तो उसका नाम टैक्स की बजाय लेवी डाल के और वफाक ने पूरा का पूरा फेडरल बजट में डाल दिया है। और वो डिवाइड नहीं होता सूबों और वफाक में। इस किस्म की और भी जो है वो चीजें इस्तेमाल होती हैं ताकि वफाक की जो है वो प्रोटेक्शन हो उसके रेवेन्यू स्ट्रीम। ठीक है, राइट। और नवीद कमर साहब, लेकिन वाकई सूबों की जो जिम्मेदारी है उसको भी देखने की जरूरत है? नहीं, बिल्कुल सूबों की जिम्मेदारी रेवेन्यू जनरेशन की बिल्कुल है। इनफैक्ट ये अभी तक जितना भी IMF के प्रेशर की वजह से है जो भी हो, ये होता है कि सूबे सरप्लस थ्रो अप करें, बजाय सरप्लस थ्रो अप करने की पे इतना एम्फेसिस देने के लिए सूबों पे जिम्मेदारी है कि वो अपनी रेवेन्यू जनरेशन बेहतर करें। अब जाहिर है कोई वो नहीं बढ़ाएंगे और कॉन्स्टेंटली सूबों डिविजिबल पूल पे ही सिर्फ डिपेंडेंस होगा, तो उस लिहाज से इतना रेवेन्यू नहीं होगा कि वो अपने प्रोग्राम्स को आगे बढ़ा सके।
ठीक है, राइट। बहुत शुक्रिया सैयद नवीद कमर हमारे साथ मौजूद, साबिक वजीर खजाना और तिजारत, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, बात कर रहे थे NFC अवार्ड के हवाले से। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करें, वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हुकूमत ने नया कौमी मालियाती कमीशन जो है वो तश्कील दे दिया है। वजारत खजाना ने इस हवाले से नोटिफिकेशन जो है वो भी जारी कर दिया और ये वो मामला है जिस पर खासी बहस भी हो रही थी, लेकिन इसके साथ साथ कहीं ना कहीं पर इस मालियाती अवार्ड के हवाले से जो है वो बहुत सी तवक्कुआत भी हैं। ये इशू क्या है और क्या वाकई जो सूबों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं और वफाक के जो गिले हैं वो किसी ऐसे अवार्ड की सूरत में जो है वो दूर हो सकते हैं, और इस पर कंसेंसस होने का किस कदर इम्कान है, इस पर बात करने के लिए शहबाज राना साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट हैं इकोनॉमी के और अपना प्रोग्राम भी एक्सप्रेस न्यूज़ पर करते हैं, द रिव्यू। उनसे बात करते हैं। शहबाज राना साहब, बहुत शुक्रिया आपका वक्त। शहबाज राना साहब, सबसे पहले तो बताइए जो नया NFC अवार्ड है, तवक्कुआत क्या हैं, और ये जो दोनों तरफ जो मामलात हैं, एक तो सूबों और वफाक के दरमियान मामला और फिर सूबों के माबैन जो वसाइल की तकसीम का मामला है, आपको लगता है मामलात हल की तरफ जा सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आईनी रिक्वायरमेंट होती है रहमान साहब के हर 5 साल के बाद एक नेशनल फाइनेंस कमीशन जो है वो तश्कील दिया जाना ज़रूरी होता है। अब ये और अलहदा बात है कि कमीशन जो है वो माजी में भी बनते रहे हैं। सिर्फ 7 कमीशन थे जो अपने अवार्ड दे सके और बाकी जो कमीशन थे वो अवार्ड नहीं दे सके। उसकी जो बुनियादी वजह यह है, जो एक लिहाज से ठीक जमहूरियत की रूह भी है, और ताकि कल कोई इतराज़ भी ना करे, जो NFC के हवाले से फैसला होगा वो मुतफ़िका होगा। उसमें अगर कोई एक भी सूबा या वफाकी हुकूमत किसी चीज़ पर एतराज़ कर दे तो उसके ऊपर फैसला नहीं होगा। इनकी फिर रिकमेंडेशन जो वो जाती है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास, वो फिर इसका अप्रूवल देते हैं और फिर NFC का जो ऑर्डर है वो इशू होता है। ये तो इसका बैकग्राउंड है। आईनी चीज़ हुकूमत ने करना था। 21 जुलाई को पिछला कमीशन खत्म हो गया था, 10वां 11वां कमीशन उन्होंने कल तश्कील दिया है। क्या कमीशन अपना काम कर सकता है? क्या इफेक्टिवली कर सकता है? अगर आप ओवरऑल एक सूरत हाल देखें, जो वफाकी हुकूमत है उसकी इस वक्त एक ऑफेंसिव अप्रोच है। वो समझ रही है कि जो 2010 का अवार्ड था उसके साथ ज्यादती हुई है, हालांकि हुकूमत का अपना भी कसूर था उस वक्त की जो हुकूमत थी। और जो सूबे हैं वो डिफेंसिव पे हैं। सूबे इसलिए डिफेंसिव के ऊपर हैं कि एक तो सूबों के पास जो पैसा था उनको ज्यादा चला गया, जो पहले ले रहे थे पैसा 2010 से पहले उससे भी 10% ज्यादा गया, और फिर पैसा तो ज्यादा गया, एक तो उन्होंने जिम्मेदारियां नहीं ली, और उससे बढ़कर जो सोशल इंडिकेटर्स थे, हेल्थ के, एजुकेशन के, बाकी जो सोशल इंडिकेटर्स हैं उसमें इंप्रूवमेंट नहीं आई। तालीम का आप देखें, पाकिस्तान में लिटरेसी रेट क्या है, बांग्लादेश में क्या, आपको फर्क पता चल जाता है। हमारे जो सेहत का निज़ाम क्या है, दुनिया में देख लें क्या, इवन कि डेवलपिंग कंट्रीज को देख लें, दुनिया तो बहुत दूर की बात है, एडवांस वर्ल्ड जो है। तो इस सारे तनाजुर के अंदर अब जो बहस है वो एक्सपेक्टेड 3-4 पॉइंट्स के ऊपर है। एक तो ये कि जो 57.5% है जो सूबों को जाता है, वफाक के जो टैक्सेस हैं वो अब 57.5% नहीं जा सकता, ये सस्टेनेबल नहीं है। लेकिन क्या ये 57 से 56, 55, 50 कोई भी नंबर से कम हो सकता है? ये उस वक्त तक रहमान रज़ा साहब कम नहीं हो सकता जब तक आइन में तरमीम ना की जाए। ये आइन में लिख दिया गया है कि आइंदा जो भी अवार्ड होगा उसमें जो सूबों का हिस्सा होगा वो 57.5% से कम नहीं होगा। तो अगर उसको कम करना, या तो आइन में तरमीम करना पड़ेगी या फिर कुछ आपको इनोवेटिव तरीके निकालने पड़ेंगे। बिल्कुल सही, राइट। सूबों के माबैन मामलात है, उस हवाले से जो गिले शिकवे हैं वो आपको लगता है एड्रेस हो सकेंगे? देखिए रहमान साहब, जो NFC के मुज़ाकरात होते हैं वो दो जो है वो उसकी स्ट्रीम्स होती हैं। एक स्ट्रीम होती है जो वफाक और सूबों की है। अब वफाक के पास इस वक्त जो है 42.5% और सूबों के पास 57.5% है। अब जो सूबों को जो 57.5% जाता है उसमें किस सूबे को कितना जाएगा और किस मद में जाएगा, ये उसकी दूसरी स्ट्रीम है। 2010 से पहले जो बुनियादी एक ही नुकता होता था कि जिस मुल्क की जिस सूबे की जितनी आबादी है उसके मुताबिक उसको आगे हिस्सा चला जाता था। वो फार्मूला 2010 में चेंज हो गया। अब आबादी के तनासब से 82% अवार्ड जो है वो तकसीम होता है, और बाकी जो 18% है उसके 2, 3, 4 और इंडिकेटर्स हैं, जिसमें पॉवर्टी है, इनवर्स इनइक्वालिटी है, इसके और टैक्स का भी थोड़ा सा कलेक्शन का भी एक है। तो अब इसमें बात ये हो रही है कि जो सूबों की ग्रीवेंसेज हैं, एक ग्रीवेंस है उसके साथ इंसेंटिव्स जो वफाकी हुकूमत कह रही है, जो वफाकी हुकूमत का पॉइंट भी है जिसको वो एक्सप्लॉइट करना चाह रही है, वो ये है कि कौन सा सूबा
टैक्स की मद में कितनी एफर्ट करता है, नंबर 1। कौन सा सूबा क्लाइमेट चेंज के लिए कितनी एफर्ट करता है, नंबर 2। कौन सा सूबा जो है वो जो दिगर जो मामला है हेल्थ के, एजुकेशन में उसके कितनी इंप्रूवमेंट लाता है। तो यहाँ पे ये एक प्रपोजल है जो कि गवर्नमेंट का है और डेफिनेटली भी प्रपोजल है, अभी तो कमीशन का पहला इजलास भी नहीं हुआ, कि 10 से 15% जो सूबों को हिस्सा जाता है वो सिर्फ इस वजह पे जाए, इस बेस के ऊपर जाए कि किस सूबे ने हेल्थ में, एजुकेशन में, एनवायरनमेंट में उसमें कितनी कंट्रीब्यूशन की है। तो अभी आपने सिंध की खास तौर पर बात की है, सिंध की तरफ से जो ज़्यादा रेजिस्टेंस एक्सपेक्टेड है। अब इसमें पॉलिटिकल लेवल पे आप मेरे से चीज़ों को बहुत बेहतर समझते हैं। पॉलिटिकल ये चीज़ देखी जाएगी कि जो गिव एंड टेक्स होंगे जो खास तौर पंजाब के साथ और सिंध के साथ, पंजाब का मतलब मैं लूंगा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और सिंध का मतलब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ये जो गिव एंड टेक होंगे इसमें सियासत का कितना रोल होगा, हुकूमत की जो पोजीशंस हैं, जो अहम आईनी ओहदे हैं उनकी हवाले से क्या पोजीशन ली जाती है, जो दिगर स्टेक होल्डर्स हैं, इसमें मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट भी अब एक स्टेक होल्डर है क्योंकि दिफा के लिए पूरे पैसे नहीं मिल रहे, तो वो इस पर क्या रोल प्ले करते हैं। तो जो निगोशिएशंस होगी वो ग्रीवेंसेस तो एक पॉइंट है, वो परफॉर्मेंस और फिर ओवरऑल जो एक मुल्क का एक सियासी उसकी जो एक पिच होगी उसकी बेस के ऊपर ज्यादा होंगी। राइट लेकिन रण साहब ये जो अब कहीं ना कहीं पर 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से भी बाज़गश्त जो है वो चल रही है। विफाक का गिला है कि सूबे जिम्मेदारी नहीं लेते, विफाक पर जो बोझ है वो बढ़ता जा रहा है। तो विफाक के जो गिले हैं, क्या आपको लगता है ये कोई तरीका होगा कि ये दूर होंगे, या उस हवाले से कोई कोशिश होगी या पुश होगी इस अवार्ड के अंदर? डेफिनेटली ये जो वफाक की जो ख्वाहिश थी ना, ये 2011 में ही सामने आ गई थी, क्योंकि उस वक्त जब ये अवार्ड फाइनल हुआ था, कंसेंसस अचीव हो गया, तो वो कोई आप एक फिस्कली प्रूडेंट अवार्ड इसको कभी भी नहीं कह सकते, क्योंकि ये बात वफाक की या सूबे की नहीं है, ये बात पाकिस्तान के इकोनॉमिक सिस्टम की है, पाकिस्तान के फिस्कल निज़ाम की है। ये जो फिस्कल निज़ाम आज है पोस्ट 2010 ये सस्टेनेबल नहीं है, तो डेफिनेटली वफाक चाहेगा कि उसका हिस्सा बढ़े। एक तो ये चीज़, और जो एक सूबों से ज़्यादा जो वफाकी हुकूमत की एक और जो गलती है, रहमान अज़हर साहब उन जगहों पे जहां पे वफाकी हुकूमत का खर्च करना बनता ही नहीं है वहां पे भी खर्चा कर रहे हैं। अब बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, सोशल सेक्टर इज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द प्रोविंसेस अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। भैया आप क्यों 722 अरब रुपए साल का दे रहे हो? फिर बहुत सारी ऐसी सड़कें हैं जो पंजाब के नॉर्थ से शुरू होती है और पंजाब के साउथ पे खत्म हो जाती है, साउथ में भी जाती है, सेंटर में खत्म हो जाती है। फेडरल गवर्नमेंट उसके पैसे दे रही है। सिंध की सड़क जो है सिंध के साउथ से शुरू होकर सिंध के सेंटर में खत्म हो जाती है, वफाकी हुकूमत पैसे दे रही है, भी क्यों दे रही है? तो ये चीजें इसी तरीके से कुछ और आपके जो सब्जेक्ट्स हैं, मिनिस्ट्रीज आज भी इन्होंने डिवॉल्व नहीं कोई कुछ की हुई, क्योंकि बहुत सारी या तो इत्तेहादी जमातों को अकोमोडेट करना है या अपने ही जो ताकतवर लोग होते हैं हर हुकूमत के अंदर उसी पार्टी के, उनको अकोमोडेट करना है। तो डिजायर्स का होना अपनी जगह पे, चीजों को करेक्टिव पाथ के ऊपर डालना दूसरी चीज है। जहां पे वफाकी हुकूमत की डिजायर है उसके साथ इसको एक इन जनरल एक बाकी स्टेक होल्डर्स की सपोर्ट भी है कि निज़ाम ऐसे नहीं चल सकता, और उसके साथ अगर आप मीडिया का भी देखें और ओवरऑल जो डिस्कशन है उसमें प्रो प्रोविंशियल डिस्कशन कम है और प्रो फेडरल गवर्नमेंट के जो फिस्कल पोजीशन है उसके ऊपर डिस्कशन ज्यादा है, उसकी फेवर में ये चीज ज्यादा जा रही है। राइट, ठीक है, बहुत शुक्रिया। शहबाज राना हमारे साथ मौजूद थे और अपना तजिया दे रहे थे कौमी मालियाती कमीशन के हवाले से, और फिर जो NFC अवार्ड है उस हवाले से बात कर रहे थे। बहरहाल ये बहुत ही अहम मामला है विफाक और सूबों के दरमियान, और फिर दूसरी तरफ सूबों के माबैन भी ये एक बड़ा अहम इशू है कि वसाइल की जो तकसीम है वो किस तरह से होनी है। प्रोग्राम में भी एक ब्रेक शामिल कर रहा हूँ, वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। पाकिस्तान के तफ्तीशी इदारों ने कराची से टारगेट किलिंग में मुलव्वस भारत की खुफिया एजेंसी रॉ का एक नेटवर्क पकड़ा है। एडिशनल IG CTD सिंध और DIG ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए यह बताया कि 18 मई 2025 को बदीन के इलाके माती में एक जिम्मेदार अब्दुर्रहमान का कत्ल हुआ, और इस वाक़े के बाद जो है वो 2 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से वारदात में इस्तेमाल होने वाला पिस्टल और जो मोटरसाइकिल थे वो भी बरामद किए गए। लेकिन उन्होंने ये इंकशाफ किया कि ये जो वाक़या हुआ इसमें रॉ के मुलव्वस होने के भी शवाहिद और सबूत मिले हैं। कराची में दहशतगर्दों के लिए रॉ का एक सेफ हाउस जो है वो भी कायम था, जहां पर टारगेट किलिंग
और दहशत गर्दी की मनसूबाबंदी जो है वो बैरून मुल्क से जो है वो की गई। और एक रॉ के एजेंट संजय कुमार उर्फ फौजी ने खलीजी रियासत में काम करने वाले पाकिस्तानियों सलमान और अरसलान को जो है वो एजेंट बनाया। सलमान ने उमैर, सजाद, उबैद और शकील पर मुश्तमिल एक टारगेट किलर्स का जो है वो गैंग बनाया। और ये जो भारतीय एजेंसी रॉ ये कार्रवाइयाँ कर रही थी दहशत गर्दी की, टारगेट किलिंग की, इसके लिए जो है वो रकम जो है वो भी रॉ की तरफ से जो है वो फंडिंग भी जो है वो फराहम की गई। और ये जो रकूम थी वो बैंकिंग तरसीलात के जरिए जो है वो मुंतकिल हुई। कराची और दीगर शहरों में जो है वो बम धमाकों और दहशत गर्दी में रॉ के मुलव्वस होने के शवाहिद जो है वो भी सामने आए। रॉ के जो गिरफ्तार टारगेट किलर्स हैं उनसे असलहा भी बरामद हुआ है, जिसमें 9mm पिस्टल, 30 बोर पिस्टल, 125 मोटर शेल जो है वो शामिल है, जबकि एक बम भी बरामद हुआ है। अब सीटीडी ने इंसदाद दहशतगर्दी दिफात के तहत जो है वो मुकदमा दर्ज कर लिए हैं। मुल्जमान ने रॉ के लोकल एजेंट होने के तौर पर जो काम करने का है वो भी एतराफ़ कर लिया है। और ये जो इनका ताल्लुक है कुछ कलदम तंजीमों से भी है। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि इन मुल्जमान से कुछ नाम भी मिले हैं जो कि मुमकिना तौर पर इनका अगला टारगेट थे। एडिशनल आईजी सीटीडी ने यह भी बताया कि गिरफ्तार अफराद ने जो है वो कराची में दहशत गर्दी के मुख्तलिफ मंसूबों का एतराफ़ भी किया है। इससे पहले हमने देखा था कि आज़ाद कश्मीर में भी एक शहरी के खिलाफ जो है वो मुकदमा दर्ज हुआ, गिरफ्तारी हुई जब उसने GPS लोकेशन जो है वहां पर एक हमले के लिए जो है वो फराहम की थी, उस पर यह भी इल्ज़ाम है। लेकिन इससे पहले भी कई ऐसे वाक़यात हो चुके हैं जहां पर रॉ ने जो है वो भारतीय खुफिया एजेंसी ने पाकिस्तान के अंदर इसी तर्ज पर मुख्तलिफ किस्म की जो है मुख्तलिफ जगहों पर जो है वो कार्रवाइयाँ की। ख़ास तौर पर जो है वो पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में इस तरह के पहले वाक़यात जो है वो रिपोर्ट जो है वो किए जा चुके हैं। और ये जो है वो भारतीय खुफिया एजेंसी सिर्फ यहाँ पर जो है वो इस तरह की कार्रवाइयों में मुलव्वस नहीं है, बल्कि इसके अलावा अमरीका और कनाडा के अंदर भी जहाँ पर सिख अलहदगी पसंद मौजूद थे वहाँ पर भी इसी तरह की कार्रवाइयों को स्पॉन्सर कर चुकी है। वहाँ पर इस हवाले से इन्वेस्टिगेशंस भी हुई हैं। और अमेरिका और कनाडा में जो है वो बड़े सीरियस किस्म के इल्ज़ामात जो है वो इस हवाले से भारतीय हुकूमत पर भी जो है वो लगे हैं। और कनाडा में तो हालात यहाँ तक पहुँच गए थे कि कनाडा और भारत के जो सिफारती ताल्लुकात थे वो इन्हीं वाक़यात की वजह से जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए थे। और लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो एक तरफ तो ये वाक़यात होते हैं और इनकी ओनरशिप जो है वो नहीं ली जाती और या उन पर पर्दा डालने की कोशिश की जाती है, लेकिन जो भारतीय मीडिया है वो इन वाकयात को सेलिब्रेट भी करता है, रिपोर्ट करता है और सोशल मीडिया पर खास तौर पर इन वाकयात को जो है वो बढ़ा चढ़ाकर जो है वो पेश किया जाता है और तासुर ये दिया जाता है जैसे ये भारतीय जो रियासत है उसी की कार्रवाइयां हैं। तो अब ये जो कार्रवाइयां हैं यहां पर पाकिस्तान के अंदर भी जो है वो इससे पहले भी जो है वो भारत करवा चुका है, जो कि सरासर आलमी कवानीन के खिलाफ वर्जी है कि एक और मुल्क है वो किसी दूसरे मुल्क में जाकर जो है वो इस तरह से कार्रवाई कर रहा है। और ये बहुत सीरियस बात है कि किसी और मुल्क की सरजमीन पर जाकर इस तरह से टारगेटेड असैसिनेशन जो है वो की जाए या फिर लोगों को इस तरह से टारगेट किया जाए। ये इसी तरह का वाकया है जो कराची पुलिस ने जो है वो नेटवर्क जो है वो पकड़ा है और इस हवाले से आज उन्होंने जो है वो तफसीलात भी बताई। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करें, वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नायब वजीर आजम और वजीर खारजा सेनेटर इसहाक डार बांग्लादेशी हुकूमत की दावत पर 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर ढाका में मौजूद हैं। ये दौरा बहुत ही अहमियत का हामिल समझा जा रहा है और उसकी वजह यह है कि 13 साल बाद ये किसी भी पाकिस्तानी वजीर खारजा का बांग्लादेश का पहला दौरा है। ढाका एयरपोर्ट पर इसहाक डार का इस्तकबाल बांग्लादेशी सफीर, सेक्रेटरी खारजा, पाकिस्तानी हाई कमिश्नर इमरान हैदर और दीगर सीनियर हुकाम ने जो है वो किया। वजारत खारजा के मुताबिक ये जो दौरा है पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान ताल्लुकात में नई पेशरफ्त का बाइस बनेगा। दूसरी तरफ बांग्लादेश ने 1971 के बाद पहली मरतबा पाकिस्तानी हुकाम के लिए वीज़े की जो शर्त है उसको भी ख़त्म करने का ऐलान किया। यह मुआहदा 5 साल के लिए नाफिज़ुल अमल होगा और इसके तहत जो दोनों ममालिक के सिफारती और सरकारी पासपोर्ट रखने वाले अफराद हैं वो अब बग़ैर वीज़ा के
एक दूसरे के मुल्क में जो है वो सफ़र कर सकेंगे। बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत ने ये जो बाहमी वीज़ा इस्तिस्ना के जो मुआहदा है इसकी मंजूरी दी और जो है वो मोहम्मद यूनुस के प्रेस सेक्रेटरी शफीकुल इस्लाम ने ढाका में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि बांग्लादेश ने इस नौइयत के मुआहदे 31 दीगर ममालिक के साथ भी किए हैं और ये जो ममालिक हैं उनमें पाकिस्तान भी जो है वो शामिल है। लेकिन देखा जा रहा है कि ये जो इक़दाम है वो दोनों ममालिक के दरमियान सियासी और सिफारती रवाबित में एक मुस्बत पेशरफ्त के तौर पर जो है वो इसको देखा जा रहा है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान जो ताल्लुकात है उनमें एक ग्रेजुअली बेहतरी जो है वो देखी जा रही है और गुज़िश्ता कुछ महीनों से बड़े हाई प्रोफाइल जो है वो विज़िट्स भी हुए हैं और ना सिर्फ वो विज़िट हुए हैं बल्कि उसके अलावा भी दोनों ममालिक के दरमियान जो है वो एक बाहमी जो है वो खैर सगाली की फ़िज़ा जो है वो इस वक्त जो है वो पाई जाती है। बांग्लादेश में जब से हुकूमत की तब्दीली हुई, शेख हसीना वाजिद की हुकूमत का ख़ात्मा हुआ, तो उसके बाद से ये तब्दीली जो है वो देखी गई है और मुसलसल हालात जो है वो बेहतरी की तरफ जो है वो गामज़न है। उम्मीद की जानी चाहिए कि जो है वो ये ताल्लुकात इसी तरह से जो है वो चलते रहें और फिर जो है वो पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान अगरचे माजी में बहुत ज़्यादा तलखियाँ रही हैं लेकिन जो है वो एक रिश्ता बाहर तौर पर जो है वो ज़रूर मौजूद है और वो रिश्ता जो है वो इसी तरह से मजबूत हो सकता है। आज के प्रोग्राम से इतना ही। मेज़बान अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।